तो let us now start what it means by momentum and change in momentum. Momentum and change in momentum. ठीक है, ठीक है. Momentum of a moving body, momentum of a moving body is given by P. मोमेंटम को P लिखते हैं इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड. ऑब्वियसली एक वेक्टर है. आप पूछ सकते हो सर व्हाई मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज नॉट मास इनटू वेलोसिटी, rather the product mass and velocity is called momentum. Momentum refers to how forcefully a body is moving. कितना फोर्सफुली कोई बॉडी मूव कर रहा है. अगर कोई चीज में आपको फेंक के मारता हूं आपको कितना जोर से लगेगा, वो कितना मास है और कितना जोर से जा रहा है, दोनों का मिला जुला इफेक्ट आपको मिलेगा. इफ आई टेक ए पीस ऑफ थर्मोकोल एंड थ्रो इट विद 10 मीटर पर सेकेंड, इतना जोर से जाने के बावजूद आपको कोई पेन नहीं होगा. बट आई टेक ए मास ऑफ 2 kg एंड थ्रो इट विद 1 मीटर पर सेकेंड, स्टिल विल बी हॉट बाय इट. मतलब the mass and the velocity altogether give you the sensation of how forcefully it is moving. So it is a wrong thing to say that momentum is given by this, but we should say this term will be called momentum. Okay, point number 2. Momentum is mass into velocity. ठीक है. For a system of masses, system of masses, total momentum is vector sum of momentums of total sum of momentum of individual masses. मतलब ये कोई एक ब्लॉक है 2 kg का, ये इधर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड में. ये कोई एक ब्लॉक है 4 kg का, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में. तो आप कहोगे टोटल मोमेंटम इज मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक एंड दैट ऑफ द सेकेंड ब्लॉक. मतलब अगर आपको कोई पूछेगा टोटल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये दोनों मोमेंटम को जोड़ो. इसका मोमेंटम है ऐसे, इसका मोमेंटम है ऐसे. डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. मास इज स्केलर क्वांटिटी, p का डायरेक्शन v के बराबर है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों मोमेंटम आपस में परपेंडिकुलर है. तो इसका मोमेंटम कितना है, ये है 2 kg मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड, ये 2 kg मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड. तो आप कहोगे 2 into 3 6 kg मीटर पर सेकेंड. इसका 8, so it will be equal to, तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम is 6 square 8 square whole root over is 10 kg मीटर पर सेकेंड. टोटल मोमेंटम बन जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. तीसरा, for a rigid body, for a rigid body in translational motion, ट्रांसलेशनल मोशन. कोई बॉडी रिजिड बॉडी है और ट्रांसलेशनल मोशन में है, लीनियर मोशन में है. ठीक है, तो आप कहोगे
उसका काइनेटिक एनर्जी जिसको आप कहते हो हाफ एम वी स्क्वायर कैन बी रिटन एज m square v square by 2m, that is p square by 2m. ध्यान रहे, for a rigid body in translational motion, rigid body in translational motion 1 by 1 हम देखते हैं। अगर कहेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेना, ये स्टेटमेंट आपको हर जगह मिलेगा और इसका रियल इंटरप्रिटेशन समझ लेना। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मास है, ये कोई दूसरा मास है, ये v1 वेलोसिटी में जा रहा है, ये v2 में, ये m1 m2 है। तो डोंट से दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m टोटल, नेवर से सो। व्हाई ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, because what is a rigid body? If distance between its particles remain constant, it is a rigid body. If you consider this as a system, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह रहा है, तो आप कहोगे ये रिजिड बॉडी नहीं है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m टोटल। दूसरा होगा, अगर हम कहेंगे कि ये मान लो कि कोई बॉडी ऐसा है, कोई डिस्क है, ये डिस्क है, ये एक डिस्क है और ये घूम रहा है। अगर हम निकालना चाहेंगे इसका मोमेंटम कितना है, टोटल मोमेंटम, तो हम देखेंगे कि इसके हर एक पार्टिकल घूम रहे हैं। यहाँ का पार्टिकल मान लो v वेलोसिटी में जा रहा है, तो यहाँ का पार्टिकल भी v वेलोसिटी में जा रहा है। कहने का मतलब हुआ इसका जितना मोमेंटम है, इसका इक्वल अपोजिट मोमेंटम है, तो इसे सारे पार्टिकल का मोमेंटम को जोड़ेंगे तो टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये डिस्क अपना एक्सिस में घूम रहा है। ठीक है, समझाने के लिए मैं थोड़ा और बेटर फिगर कर देता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन। ये डिस्क अगर घूम रहा है तो आप कहोगे इसका टोटल मोमेंटम 0 है। That does not mean the total kinetic energy is 0. The kinetic energy is not 0. That means the kinetic energy is not satisfying this relation. क्या? p square by 2m. Because kinetic energy is nothing but the sum of kinetic energy of individual particles. सारा छोटे-छोटे पार्टिकल का kinetic energy निकालो और जोड़ दो. That gives you the total kinetic energy. Kinetic energy is not 0 because it is a scalar quantity. But net momentum is 0, so the formula is not applicable. Formula is applicable for a rigid body in translational motion, मतलब linear motion हो रहा होगा, कोई रोटेशन नहीं हो रहा होगा। रोटेशन हो रहा होगा तो नहीं होगा। बाद में हम लोग पढ़ेंगे linear motion किसको कहते हैं, रोटेशनल मोशन किसको कहते हैं, इस चैप्टर will come. So what we find for a rigid body in translatory motion, suppose हम कहेंगे कि ये कोई एक ब्लॉक है और m1 है और उसके साथ एक स्प्रिंग लगा है, दूसरा ब्लॉक है m2, आपने ये पहला वाला ब्लॉक को एक किक मार दिया तो ये भी भागा, ये भी भागा। तो इस केस में दोनों ब्लॉक के बीच में जो डिस्टेंस है that is not remaining constant throughout the motion, तो आप क्या कहोगे, this whole thing cannot be considered as a rigid body। तो फिर यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी is not equal to total momentum का स्क्वायर बाय 2m, ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन सोचो जब हम ऐसे धक्का दिए, ये कंप्रेस हुआ तो इसके ऊपर एक फोर्स आया पीछे की तरफ, इसके ऊपर एक फोर्स आया आगे की तरफ, इसका वेलोसिटी घटने लगेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ने लगेगा। एक समय आएगा जब दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। जब दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी बराबर क्या होगा, ये जितने जोर से जा रहा है उतने जोर से, मतलब ये स्प्रिंग पूरा मैक्सिमम दब गया होगा। ये स्प्रिंग जब मैक्सिमम दब गया होगा, इट इज नाउ लुकिंग लाइक ए रिजिड बॉडी, फर्दर कंप्रेशन नहीं हो सकता। सो एट द मैक्सिमम कंप्रेशन कंडीशन P total square will be equal to 2m, not always, क्योंकि तब दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, दोनों का वेलोसिटी भी बराबर हो जाएगा।
क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रिजिडली कनेक्टेड है। एट मैक्सिमम कंप्रेशन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मिनिमम, और स्प्रिंग जोर से टाइट हो गया है, अब इनके बीच में लेटरल मूवमेंट्स नहीं हो रहा, दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अगर दो चीज को रिजिडली कनेक्ट कर देंगे, दोनों का वेलोसिटी अलग अलग थोड़ी हो सकता है, नहीं हो। तो तब आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज p टोटल स्क्वायर बाय 2m। बट इनिशियली जैसे आप की दिए ये मूव कर रहा है, डिस्टेंस घट रहा है, दिस थिंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए रिजिड बॉडी, इसको आप एक रिजिड बॉडी नहीं कह सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में वो रिलेशन को आप एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। व्हाट इज मोमेंटम एंड व्हाट इज टोटल मोमेंटम एंड व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम of a body is given by delta P is equal to final momentum minus initial momentum। याद रखना, it is always final minus initial, just a vector difference। Number 5, for a system of masses, total momentum is equal to total mass into velocity of center of mass। आप देख सकते हो कि हम जानते हैं कि कोई सिस्टम में m1 अगर जा रहा है v1 वेलोसिटी में, m2 जा रहा है v2 वेलोसिटी में, है ना, और अगर m3 जा रहा है v3 वेलोसिटी में, ऐसे करके सारे मासेस मूव कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 whole divided by m1 plus m2 plus m3। but what does the numerator represent? total momentum। तो आप कहोगे VCM is nothing but the vector representing total momentum by total mass। total mass, अगर कोई एक सिस्टम का हमें पता चल गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम टोटल मोमेंटम निकाल सकते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई द मासेस, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास गिव्स यू द टोटल मोमेंटम। ठीक है, ये चीज हम लोग समझ गए। तो इससे काफी दूसरे चीज भी आप लोग डिस्कवर कर लोगे कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन और कीप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। उसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बड़ा पावरफुल लॉ है, लेकिन कोई साइंटिस्ट का नाम उसमें नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम न्यूटन्स लॉज। ठीक है, न्यूटन लॉ को अगर प्रॉपर्ली इंटरप्रेट करोगे ये मिल जाएगा। तो ऐसा हो गया हमारा मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम की कहानी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ कि सिंपल सा केस है कि हॉर्स एंड ए स्मॉल डॉग आर running with same momentum। कितना आसान है ये, हर कोई बता देगा। whose kinetic energy is more? obviously घोड़ा इतना ताकतवर है तो उसका kinetic energy ज्यादा होगा, है कि नहीं? क्या होगा? दोनों का मोमेंटम बराबर है। आप जानते हो कि kinetic energy is p square by 2m, जिसका मास कम होगा, दोनों का p बराबर है, सेम मोमेंटम,
P दोनों का बराबर है, जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। ऑब्वियसली कुत्ते का काइनेटिक एनर्जी घोड़े से ज्यादा होगा, ये सबको मालूम है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे ए बॉल ऑफ 2 kg moving with 6 meter per second strikes a wall normally and bounces back with 4 meter per second. Find change in momentum. Change in momentum. आप देख लो ये वेक्टर है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो कैसे करेंगे? अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें से क्या दिया है सॉल्यूशन? कितना सिंपल है। 2 kg का बॉल है, वो क्या कर रहा था, किसी एक वॉल की तरफ आ रहा था। 2 kg का बॉल और क्या स्पीड में? 6 मीटर पर सेकंड में आया, वॉल के साथ टकराया, टकराने के बाद वापस गया, क्या स्पीड में? 4 मीटर पर सेकंड में। तो आपको निकालना है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऑब्वियसली अगर आप कहोगे P इनिशियल वेक्टर है भाई तो कितना हो गया? 12, वो भी इधर को -12 kg मीटर पर सेकेंड, आई राइट यूनिट्स, -12 यूनिट्स। P फाइनल इज कितना है? वो इधर जा रहा है, 2 kg का है, 4 मीटर पर सेकेंड में, इट इज ये -12 I कैप कहेंगे और ये हो गया 8 I कैप क्योंकि इधर को जा रहा है। तो ऑब्वियस है कि जो चेंज इन मोमेंटम हुआ, फ्रॉम चेंज इन मोमेंटम यू कैन फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट फाइनल माइनस इनिशियल। 8 I कैप माइनस -12 I कैप इज इक्वल टू 20 I कैप। तो द चेंज इन मोमेंटम इज 20 I कैप, मतलब इस डायरेक्शन में। द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करने से हमारा काम बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, नो इट वाज क्वेश्चन नंबर 3। यहां से कोई एक बॉल को फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड में और u स्पीड में। u स्पीड में एट एंगल थीटा, इट गोज एंड कम्स लाइक दिस। A से प्रोजेक्ट किया गया है, B is a point on its path, C is another point. Find change in momentum of the ball. Change in momentum of the ball during the motion। बॉल का मास m दिया हुआ है, A to B, B A to C, okay, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग दिस A to B and A to C, कंप्लीट मोशन में उसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका मोमेंटम निकालना पड़ेगा, फिर चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द मोमेंटम एंड देन द चेंज इन मोमेंटम। निकालो। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट कहता है whenever an external force acts on a body, the body undergoes a change in momentum in the direction of force। अभी पढ़े नहीं है बोल के उस कांसेप्ट को यूज नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज जब वो उड़ के यहाँ तक जा रहा था द फोर्स वाज लाइक दिस, चेंज इन मोमेंटम विल बी डाउनवर्ड्स। यहाँ से यहाँ तक दैट आल्सो डाउनवर्ड्स, टोटल मोशन दैट आल्सो डाउनवर्ड्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स।
बर्डन हम लोग अभी न्यूटन सेकंड लॉ नहीं पढ़े, अपनी कांसेप्ट से करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। तो आप कहोगे मोमेंटम एट ए क्या है, एम यू कॉस थीटा आई के एम यू साइन थीटा जे के, टेकिंग ए कन्वेंशनल एक्स एंड वाई एक्सिस। P at B, you know the velocity at the highest point is u cos theta, so it is m u cos theta I k. Find out change in momentum from A to B, that is final minus initial, final minus initial, this minus this is minus mu sin theta j k, minus j k means downwards, A to B मोशन में हो गया। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे A to C मोशन में, तो P मोमेंटम एट C क्या है, मोमेंटम एट C इज हाउ मच, मोमेंटम एट C इज, आप देखो वो ऐसे गिर रहा है, अगर U में फेंके तो U में गिर रहा है, तो U will have a component in the vertical direction and a horizontal direction, तो horizontal component तो U cos theta होगा, so U m U cos theta I के माइनस, क्योंकि एम यू साइन थीटा डाउनवर्ड होगा, एम यू साइन थीटा जे के। हाँ, तो फिर ए टू सी मोशन में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द मोशन ए टू सी मोशन में क्या होगा, तो फिर क्या करना है, मोमेंटम एट सी माइनस मोमेंटम एट ए, सो इट इज पी सी माइनस पी ए, पी सी दिस, इससे माइनस करो पी को, तो एम यू कॉस थीटा कट जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो आएगा कितना, माइनस 2mu sin थीटा जे के, मतलब दोनों ही केस में इट इज माइनस जे के मींस डाउनवर्ड्स, मैग्नीट्यूड इज mu sin थीटा हियर एंड हियर इट इज 2mu sin थीटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, can a body move with constant kinetic energy but changing momentum बदल रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट कैन ए स्टोन और बॉल, ठीक है, मूव विथ, और बॉडी लिखो, ठीक है, बॉल मूव विथ कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बट चेंजिंग मोमेंटम, कांस्टेंट constant momentum but changing kinetic energy, assume translational motion। अब थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या है। अगर कोई बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है किसी भी एक इंस्टेंट में, बाद में पता जाएगा, लेकिन एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट में एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, देन यू सी इट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, और अगर हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग है तो यू कॉल इट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो अस्यूम ट्रांसलेशनल मोशन, क्या ऐसा हो सकता है कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बट मोमेंटम बदल रहा है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मोमेंटम बदल रहा है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ में जा रहा है, कोई कॉर्ड पाथ में जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, when it is moving in a chord path, momentum is a vector directed in the direction of velocity। वेलोसिटी का स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, डायरेक्शन बदल रहा है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होते हुए भी मोमेंटम बदल सकता है? हाँ, बदल सकता है। क्या मोमेंटम कांस्टेंट होते हुए काइनेटिक एनर्जी बदल सकता है? अरे काइनेटिक एनर्जी तो p²/2 में, काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m है। हाँ, अगर बॉडी है उसका मास फिक्स है, p भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बदलेगा?
नो नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल, तो पहला वाला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड इट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, क्या दिया गया है, ये 3 बुलेट तीनों बराबर मास का फायर किया गया, ये गया घुसा और निकला दूसरी तरफ विथ स्पीड u/2। ठीक है, और दूसरा बुलेट गया और फंस गया इसके अंदर, रुक गया, कम टू रेस्ट। ठीक है ना, और तीसरा बुलेट गया, टकराया और वापस आ गया विथ u/2। तो तीनों का चेंज इन मोमेंटम को असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखना है, मतलब सबसे कम चेंज इन मोमेंटम किसका हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, फिर सबसे ज्यादा किसका हुआ। आप लोग कर सकते हो इसको, देखेंगे इसमें। तो मान लो कि हम कहेंगे ये पार्टिकल है, इनिशियल मोमेंटम है, और ये फाइनल मोमेंटम है, और ये चेंज इन मोमेंटम है। तीनों का इनिशियल मोमेंटम ए बी सी के दे दिख रहे हैं। ठीक है, तीनों का चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो सबका बराबर था, mu i कैप mu i कैप mu i कैप। फाइनल मोमेंटम ए का mu/2 i कैप, बी का 0, सी का उल्टा है माइनस mu/2 i कैप। चेंज इन मोमेंटम दिस माइनस दिस माइनस दिस, फाइनल माइनस इनिशियल इज माइनस mu/2 i कैप, दिस माइनस दिस माइनस mu i कैप, दिस माइनस दिस दोनों माइनस है तो माइनस 3mu/2 i कैप। तो ये हो गया तीनों का चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया तीनों का चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देखोगे डेल्टा पी का जो मैग्नीट्यूड है वो फॉर ए इज कमिंग माइनस इज मैग्नीट्यूड तो है तो mu/2, डेल्टा पी फॉर बी इज कमिंग विथ ए मैग्नीट्यूड mu, and delta p for C is coming with a magnitude 3mu/2। तो obvious है कि सबसे ज्यादा चेंज इन मोमेंटम C के केस में हो रहा है, सबसे कम A के केस में हो रहा है। समझ में आया?